टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद अब टीएमसी के एक अन्य सांसद कल्याण बनर्जी पर भी हमले की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार हुगली जिले के चंडीतला इलाके में कल्याण बनर्जी पर यह हमला हुआ है। कल्याण बनर्जी का आरोप है कि वे अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के खिलाफ चंडीतला थाने में जाकर ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में उन्हें काले झंडे दिखाए गए और उनके सर पर हमला किया गया। घटना के बाद कल्याण बनर्जी वहीं धरने पर बैठ गए और इस मामले में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करने लगे। टीएमसी सांसदों पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की ओर से राज्य भर में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उदय प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ममता बनर्जी का आरोप है कि रक्षक के रूप में सत्ता में आई भाजपा अब भक्षक बन गई है। वहीं भाजपा का आरोप है कि सुनियोजित तरीके से तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने ही इस हमले को अंजाम दिया है। पुलिस इस मामले की लगातार जांच कर रही है और कुछ अन्य लोगों को वीडियो फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। उदय प्रताप सिंह, कोलकाता, न्यूज स्टेट। दिल्ली के शालीमार बाग में आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। 157 लोगों को पहले ही विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया था। वहीं अगर इस मामले की बात की जाए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस मामले पर चुनौती दी हुई है, लेकिन अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए इस बार एमसीडी और दिल्ली सरकार पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। भारी पुलिस बल देखने को मिला। साथ ही साथ जब बुलडोजर का एक्शन होना शुरू हुआ तब पूरे इलाके के अंदर में हाहाकार मच गया। लोग सड़कों पर आ गए और बुलडोजर की कार्रवाई को देखने लगे। हालांकि कल जब अदालत खुलती हुई नजर आएगी तब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में भी कुछ लोग जिनके घर अभी बुलडोजर की चपेट में नहीं आए हैं, जिनके घरों पर बुलडोजर का एक्शन नहीं हुआ है, वो कल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी तक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में मामला विचाराधीन होने के बाद भी कोई राहत वहाँ से मकान जिनके बने हुए हैं उनको मिलती हुई नजर नहीं आई है। हालांकि सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत ये पूरा अतिक्रमण किया जा रहा है और विभाग का कहना है कि लगातार अतिक्रमण की कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि सड़क को चौड़ा करने के लिए सबसे ज़्यादा जो नियम और उसके साथ नियम के बाद जो पैराग्राफ तैयार किया गया है उसी के आधार पर अतिक्रमण होता हुआ दिल्ली के अंदर में शालीमार बाग में आज देखने को मिला है। हालांकि अब देखना ये होगा कि जो अन्य मकान अभी बचे हैं, जिनको नोटिस जारी किया गया था, जिनका समय अवधि पूरी हो चुकी है, अब उनके मकानों पर क्या बुलडोजर कार्रवाई आगे भी देखने को मिलेगी या नहीं, या फिर उनको कल कोर्ट खुलने के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद हुआ सली, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर आने वाले अपने कार्यक्रम मन की बात में भारतीय एथलीटों पर चर्चा की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासतौर पर गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर की दोनों की जो प्रतिस्पर्धा हुई थी उसकी तारीफ करते हुए कहा कि लगातार नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने आखिर में अपना बेस्ट देते हुए नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि एथलीट लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और भारतीय एथलीट को एक नई दिशा दे रहे हैं और आने वाले समय के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय एथलीट और भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सौमिंद्र के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यूपी में बीते 4 सालों से चले आ रहे कार्यवाहक डीजीपी पर आखिरकार पूर्ण विराम लग गया। सूबे की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कार्यवाहक डीजीपी और 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर राजीव कृष्णा को पूर्णकालीन डीजीपी नियुक्त किया है। मई 2022 के बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस की कमान किसी पूर्णकालीन महानिदेशक के हाथ में सौंपी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ रणवीर सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अफजलगढ़ में दौरा प्रस्तावित है। यहाँ पर आकर के मुख्यमंत्री वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो प्रदर्शनी है उसका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद जो आज़ादी के समय जो पाकिस्तान से यहाँ पर शरणार्थी आए हुए थे उनको ज़मीन का पत्र देंगे, मतलब उनको ज़मीन का हक देंगे। हमारे साथ यहाँ पर जनपद की जिलाधिकारी हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या क्या कल का कार्यक्रम है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद बिजनौर में आगमन है
आलमपुर गावड़ी गांव है, यहाँ विधानसभा बड़ापुर में, वहाँ पर उनका कार्यक्रम स्थल है। जो प्रोग्राम है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जब पहले लैंड करेंगे, उसके बाद एक यहाँ पे कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना है जो GMDIC विभाग जो है, DIC विभाग जो है वो देखता है, उसका सर इनॉग्रेशन करेंगे, भ्रमण करेंगे। उसके बाद प्रदर्शनी हम लोगों ने एक यहाँ लगाई है जिसमें अलग अलग हमारे विभागों के स्टॉल लगे हैं, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का है। इसके साथ साथ हमारे स्वयं सहायता समूह का जो ग्रुप है जिसमें विदुर के प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनके स्टॉल्स हैं। साथ ही साथ कुछ पूर्व सैनिक हैं, उनका एक डेलीगेशन है, और यहाँ के लोगों का डेलीगेशन है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहते हैं इस यहाँ पर जनपद में आगमन के लिए। उन सब से मिलवाएंगे, फिर उनकी एक जनसभा है और उसके बाद उनका प्रस्थान है। मेजरली हमारे जनपद में धामपुर तहसील और नगीना तहसील, 2 तहसीलों में भारत के विभाजन के बाद से बहुत सारे लोग आके बसे थे, जो विस्थापित हुए थे, अपने घरों से आए थे और यहाँ पर खाली जगह उनको मिली, यहाँ के सेटल हुए। वो लोग किसान हैं, खेती करने लगे, पर उनको अभी इतने सालों से कभी मालिकाना हक जो उनका है वो नहीं मिला था। खतौनी में उनका नाम इंद्राजनी है, कच्ची ज़मीनें थी उनके पास में। वही माननीय मुख्यमंत्री जी की इनिशिएटिव पर एक प्रयास किया गया है और जहाँ जहाँ उनके कब्ज़े हैं उनको रेगुलराइज जो है वो किया जा रहा है। ये शुभारंभ जो है कल यहाँ पर होगा और धामपुर तहसील के जो हमारे 12 गांव हैं वहाँ के किसानों को दाखिल खारिज वाली जो खतौनी है वो भी प्रदान करी जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों भी हम लोग मंच पर कुछ लोगों को वो दिलवाएंगे। बिल्कुल देखा जा सकता है कि जो 70 साल से पेंडिंग था मामला, जो यहाँ के लोगों को, जो विस्थापित लोग थे, उनको यहाँ पर अभी तक कुछ लोगों को ज़मीनी मालिकाना हक नहीं मिला था, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उनको भी देंगे। और यहाँ पर जनसभा को आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक बड़ा पंडाल बनाया हुआ है और यहाँ पर जो है जनपद के लोगों को, जो भारी जनसमूह यहाँ कल आने वाला है, उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। बिजनौर से न्यूज़ स्टेट के लिए दिव्यालोक शर्मा। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में पिछले कुछ दिनों में हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज दिखे। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की। उन्होंने कुछ अफसरों पर नाराजगी भी जताई कि अपराध नियंत्रण को लेकर फील्ड में अफसर काम नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद 2 ऐसे इंस्पेक्टर थे जिन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया लखनऊ में और इसके साथ ही पूरे प्रदेश की पुलिस तेजी के साथ सक्रिय हुई। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में एनकाउंटर और गिरफ्तारियों का दौर चला और इसके बाद अफसरों ने यह तय किया है कि अब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल ही ये सलाह दी थी कि पूरे प्रदेश में एक मुहिम शुरू की जाए जिसमें जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर पुलिस को लगातार अपराधी चैलेंज कर रहा है, उस पर गोली चला रहा है, तो पुलिस एनकाउंटर से भी पीछे न हटे। लखनऊ से जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। मुरादाबाद जनपद से मौत का एक ऐसा खौफनाक वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, जिसमें एक युवक ने अपने ही घर के बंद कमरे में लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। घटना कुंदकी थाना इलाके के चकफाजलपुर गांव से, जहां के रहने वाले सरताज अली का बेटा फरत अली एक NCC कैडेट है, तो वहीं अगले हफ्ते सरताज की बेटी आशा की शादी है। घर में शादी को लेकर तैयारियां चल रही थी, तो वहीं शादी की खुशियां मातम में उस वक्त तब्दील हो गई जब बीती रात फरत अली ने अपने घर के बंद कमरे में अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त मृतक की भतीजी इनाया भी मौजूद थी। गोली की आवाज सुनकर परिवार के लोग कमरे की ओर दौड़े, तो वही बंद कमरा पाकर खिड़की तोड़कर जब अंदर का माजरा देखा तो घर वालों के भी होश उड़ गए। मृतक ने मरने से पहले अपना एक 7 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मृतक साफ कहता नजर आ रहा है कि जिसने मेरा दिल दुखाया है, अब उससे हश्र के मैदान में मुलाकात होगी और इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। मरने के बाद उसके परिवार वालों को परेशान न किया जाए। मृतक के मुख से अदा किए गए जुमलों से कयास लगाया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है, तो वही महिला साथी की हरकतों से आजिज आकर फरत अली ने ये आत्मघाती कदम उठाया है।
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य संकलन किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस तफ्तीश में मौत की वजह क्या निकल कर आती है। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों ओर से लाठी डलने चलने लगे और पथराव होने लगा। इस घटना में कई लोग चुटेल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ओर से तहरीर लेने के बाद आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताते चले, थाना हरदोगन क्षेत्र के गांव जदौला में पिछले 27 मई को एक रास्ते के विवाद को लेकर जो दलित समुदाय और मुस्लिम समुदाय में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद बढ़ते ही बढ़ते इतना बढ़ गया कि आपस में मारपीट होने लगी। मारपीट की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन दोनों पक्षों के लोग उस समय भाग जाने में सफल रहे। आपको बताते चले, फिर आज एक बार इसी गांव में दोबारा इसी घटना की पुनरावृत्ति हुई और इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच करके दोनों ओरों से तहरीर ले ली गई। बताते चले, जिस तरह से लगातार घटना की पुनरावृत्ति होने के बाद अब पुलिस ने दोनों ओर से तहरीर लेकर दोनों पक्षों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वहीं पुलिस का कहना है गांव में एक कच्चा रास्ता है, इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के द्वारा 27 मई को वहां खरंजा लगाया जा रहा था। तो वहीं दलित समाज के एक व्यक्ति से उनके द्वारा उस खरंजे में जो है काम करने के लिए जो कुछ पैसे का सहयोग मांगा, जिस पर उसके द्वारा कहा गया कि आप खरंजा करा लो, मैं बाद में पैसा दे दूंगा। इसी बात को लेके दोनों ओर से विवाद होने लगा और विवाद मारपीट में तब्दील हो गया और देखते ही देखते पथराव होने लगा। बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से 27 मई को हुई घटना के बाद पुलिस ने अगर पहले से ही इस घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया होता तो अब दोबारा एक बार पुनः फिर घटना नहीं घटती। अब पुलिस दोनों ओर से तहरीर लेकर के कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। न्यूज़ स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। कानपुर में रेप के मामले में एक ऐसा मेडिकल निकल करके सामने आया है जिसे कानून के जानकारों ने ना कभी पहले देखा और ना ही कभी सुना। दरअसल रेप पीड़िता के मेडिकल में सरकारी डॉक्टर ने कई जगहों पर यह लिख दिया कि वह अपनी मर्जी से गई थी। जहां पर उन्हें अपनी फाइंडिंग्स लिखनी थी वहां पर उन्होंने लिखा वह अपनी मर्जी से गई थी। ऐसा एक दो जगह पर नहीं बल्कि 8 से 10 स्थानों पर लिखा गया, जिसका आरोपी को फायदा मिला और कोर्ट में उसकी जमानत हो गई। प्रैक्टिस भी 25 साल से अधिक हो गई है और 25 साल से अधिक प्रैक्टिस में रेप के कई मुकदमे मैंने लड़े हैं और कई मुकदमे लगाए गए हैं। लेकिन डॉक्टर द्वारा ये ओपिनियन देना कि लड़की अपनी मर्जी से गई है, ये कभी नहीं लिखा जा सकता है। उन्होंने जो मेडिकल रिपोर्ट होती है वो सिर्फ ओपिनियन दे सकती हैं कि नॉट फाइंडिंग, इसने ये मना किया देने से या इसने ये मेडिकल कराने से मना किया या ये जाँच इंटरनल जाँच नहीं कराई जा सकती है। इस तरह की डॉक्टर ओपिनियन दे सकती हैं, बट वो कभी ये नहीं लिख सकती हैं कि लड़की अपनी सहमति से गई है। पीड़िता अब इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। वह कोतवाली और पुलिस कमिश्नर कार्यालय के चक्कर लगा रही है। रिपोर्ट मैंने देखी है और फाइंडिंग्स में वो अपनी मर्जी से गई थी नहीं लिखा जा सकता है। फाइंडिंग्स में इंजरी है या नहीं है या क्या चीज है क्या चीज नहीं है, क्लियर कट सिर्फ यही लिख सकते हैं, है ना। और अपनी मर्जी से देखिए, ये हिस्ट्री होती है, ये उसका बयान होता है, वो नोटेड होता है, लेकिन हाँ वो फाइंडिंग में तो नहीं लिख सकते। का कहना है कि इस गलत मेडिकल की वजह से अब उसे इंसाफ मिल पाना मुश्किल हो गया है। न्यूज़ स्टेट कानपुर। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार मौसम करवट बदल रहा है। राज्य के कई इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं मौसम विभाग ने अतिवृष्टि के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है। मौसम के बदलते रुख को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ सभी प्रशासनिक टीमों को सतर्क कर दिया गया है। अगले 2 दिनों तक मौसम का ऐसे ही रहने का अनुमान जारी किया गया है। बता दें, तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावनाओं को देखते हुए जो संवेदनशील इलाके हैं वहां प्रशासन खास नज़र बनाए हुए है।
वहीं सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, मौसम के बदलते रुख को देखते हुए वो भी सावधानी बरतें। साथ ही यात्रा पर निकलने से पहले मौसम का पूर्वानुमान चेक कर लें, उसके बाद ही वो अपनी आगे की यात्राएं तय करें। न्यूज स्टेट के लिए दिग्विजय सिंह डिस्ट्रिक्ट। वीकेंड का समय है और हरिद्वार में एक बार फिर जाम की स्थिति दिखाई दे रही है। हम इस समय खड़े हैं शंकराचार्य चौक पर और ये शंकराचार्य चौक वही रास्ता है जहां पर कि यहाँ से लोग आते हैं और हर की पौड़ी चार धाम के लिए यहाँ से लोग प्रस्थान करते हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति इस समय है, स्कूलों की छुट्टियां भी है, यात्रा सीजन अपने पीक पर है, तो उसका साफ असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगातार लंबा जाम नेशनल हाईवे हरिद्वार दिल्ली का ये हाईवे है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये वो चौराहा है जहाँ से कि कनखल और शहर के रास्तों को भी जोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं लोग वाहन तो धीरे धीरे अपना चल ही रहे हैं, लेकिन लोग पैदल ही यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि हरिद्वार पुलिस की अगर मैं बात करूं तो हरिद्वार पुलिस ने इस जाम से निपटने के लिए एक अलग रणनीति तैयार की थी, क्योंकि 3 तरह के प्लान उन्होंने बनाए थे। वीकेंड के लिए एक अलग सा प्लान उन्होंने तैयार किया था। उत्तराखंड के बदलते मौसम की मार फिलहाल केदारनाथ यात्रा पर भी दिखाई दे रही है। रविवार की सुबह तकरीबन 9:45 बजे के आसपास केदारनाथ की यात्रा को रोका गया, क्योंकि मौसम बहुत ही खराब था और तेज़ बारिश के साथ वहां पर तेज़ हवाएं भी चल रही थी, जिसके तौर पर एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने यातायात को जो यात्रा थी केदारनाथ की उसको रोकने का फैसला लिया। हालांकि दोपहर बाद जिस तरह से मौसम खुला उसके बाद से यात्रा को दोबारा शुरू किया गया, लेकिन जिस तरह की भीड़ का दबाव इस समय केदारनाथ में है और साथ ही साथ मौसम की जो लुका छिपी है उसके चलते बार बार केदारनाथ की यात्रा को रोका जा रहा है और सुचारू किया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन लगातार यहां पहुंचने वाले यात्रियों से अपील कर रहा है कि वो मौसम की स्थिति को देखते हुए ही अपनी आगे की यात्रा को जारी रखें। आपको बता दें कि लगातार केदारनाथ ही नहीं बल्कि चारों धामों में मौसम लगातार बिगड़ रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं यात्रा में व्यवधान पैदा हो रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन शासन लगातार यात्रियों से यही अपील कर रहा है कि वो आगे के फोरकास्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा को जारी रखें, अन्यथा जहां पर वो हैं वहीं पर अपनी यात्रा को विराम दें और शासन प्रशासन की ओर से अगली सूचना का इंतजार करें, उसके बाद ही अपनी यात्रा जारी रखें। केदारनाथ से न्यूज स्टेट के लिए महावीर नेगी। इस वक्त हम खड़े हैं मुजफ्फरपुर जिले के प्रसिद्ध शाही लीची के उस जगह पे जहां हमेशा देखा जाता है कि जिस जगह पे खड़े हैं वहां लीची की बहुत सारी बागानी है और इस बागानी में अमूमन देखा जाता है कि एक भी लीची की फसल यानी उत्पाद नहीं हुआ है। कारण इस बार मुजफ्फरपुर में 25% ही लीची का उत्पादन हुआ है। किसान काफी मायूस भी है। इस बार लीची में इतना नुकसान हम लोग का हुआ है, लगभग 100 के आसपास पेड़ है लीची का हम लोग के पास। इसमें लगभग 40% पेड़ मेरा जो है शाही लीची का है। लेकिन स्थिति क्या है शाही लीची का आप देख सकते हैं, मतलब छिट पुट फड़ा है और उसमें भी कीड़ा इतना ज़्यादा इस बार प्रकोप कीड़ा का बढ़ा हुआ है और जिसके कारण लीची सब झड़ रहा है, उसमें कीड़ा आ गया है। मतलब समझिए कि किसान तो बर्बादे हो गया पूरा। और हालांकि देखा जाए कि मुजफ्फरपुर की 2 प्रसिद्ध लीची मानी जाती है, पहले तो शाही और दूसरा चाइना। शाही शुरुआती में होती है और चाइना लास्ट में होती है। लेकिन अगर हम बात करें तो मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध शाही लीची, चूंकि भोजपुरी फिल्म में एक गाना भी है कि मुजफ्फरपुर की लीचियाँ खी है बालमा और बड़ा निक लागे मुझे राजा पटना शहरिया और मुजफ्फरपुर की लीचियाँ खी है बालमा। तो मुजफ्फरपुर की लीची इस बार उत्पाद कम है, जिसके चलते किसान काफी मायूस है। और यहाँ बाजार की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरपुर की बाजार में लीची की कीमत इस बार 400 सैकड़े के हिसाब से बिक रही है, तो किसान काफी मायूस है। जहाँ अगर देखा जाता है कि अमूमन लोग काफी पैदावार होती थी, लेकिन इस बार बहुत कम पैदावार हुई, जिससे लोगों में नाराजगी है। और सरकार यह कहती है कि हाँ पूरी तरह से मुजफ्फरपुर की लीची पर भी सरकार की जीआई की टैग भी लगा है, लेकिन इस बार उत्पाद कम हुआ है। मुजफ्फरपुर से न्यूज नेशन के लिए नवीन कुमार ओझा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।